हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। और वीडियोज आप देख रहे होंगे। और अगर आप वीडियोज देख रहे हैं तो एक बार मैंने बार बार कहा है कि एक ही सीक्वेंस में पूरा वीडियो देख लिया कीजिए तो बेनिफिशियल होगा, है कि नहीं। बाकी आपकी मर्जी है। और अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दिया कीजिए, क्योंकि ऑडियंस बढ़ता है तो थोड़ा सा मजा आता है काम करने में, और कोई बात नहीं है। तो चलिए, मेरा नाम है संजीव कुमार झा, चैनल है फेमिनिन मेंटलिस्ट। इसके साथ काम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहली बात तो काम करेंगे क्या, तो हम लोग जो अब टॉपिक स्टार्ट ले रहे हैं, नया टॉपिक हमारा है। टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। टॉपिक का नाम वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बातों पे चर्चा करेंगे। वो हमारा चर्चा होगा क्या, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। क्या होगा हमारा, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इस पे हम लोग पहले चर्चा करेंगे। इस पे भी चर्चा करने से पहले इसको तो हम लोग डीपली चर्चा करेंगे। ये तो हम लोग बहुत डीपली इसको समझेंगे। हर एक बात आपके इंफॉर्मेशन के लिए समझा दूं, इंटरफेरेंस ऑफ वेव से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है नीट एग्जामिनेशन में। और वेव ऑप्टिक्स चैप्टर से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 7-8 सालों से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ वाईडीएससी का क्वेश्चन या फिर डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसलिए इंटरफेरेंस, और वाईडीएससी के लिए तो इंटरफेरेंस ही जो कुछ है वो है, इंटरफेरेंस ही है जो है, और कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए, इससे को डीपली करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे। जैसे कि पहला हो गया हमारा क्या, पावर ऑफ वेव। पावर ऑफ वेव क्या होता है देख लीजिए। पावर ऑफ वेव वी बोले तो, पावर ऑफ वेव वी बोले तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी बाई 2, ये होता है पावर ऑफ वेव। जहां पे ए हमारा एम्पलीट्यूड, ए हमारा एम्पलीट्यूड, ओमेगा आपको पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। म्यू को बोलते हैं मास पर यूनिट लेंथ, एम बाई एल। म्यू को बोलते हैं एम बाई एल। कंफ्यूज मत होइए, अब आप कहेंगे सर वेव ऑप्टिक्स में एम बाई एल कहां से आएगा। अभी हम एग्जैक्टली वेव ऑप्टिक्स पे पहुंचे नहीं हैं, अभी तो हम पहले वेव के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। दिस इज पावर ऑफ वेव, है ना। म्यू इक्वल टू एम बाई एल, वी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव। वी क्या है हमारा, वेलोसिटी ऑफ वेव। और 2 तो पता ही है, 2 हमारा कांस्टेंट है। ये फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको आपको डीपली डिराइव भी कर सकता हूं, लेकिन हमने कहा डीपली तो हम इंटरफेरेंस ही पढ़ेंगे। क्लास 11th में वेव्स में आपने इसको बहुत डीपली पढ़ा हुआ है। एनर्जी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव, पावर ऑफ वेव, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो इससे पीछे की कहानी अपने को खास जरूरत नहीं है, तो मैं यहां से काम स्टार्ट कर रहा हूं। ये हमारा हुआ पावर ऑफ वेव। ये आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए ऑल द टाइम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये चीज पहला काम। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ये छोटा सा काम करने के बाद हम लोग जो अगले काम पे चलेंगे उसका नाम है इंटेंसिटी ऑफ वेव। क्या है हमारा अगला चीज, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इसको आपने कॉपी कर लेना है और हम चलते हैं अगला किस पे, इंटेंसिटी ऑफ वेव पे। चलिए, तो चलिए अगला हम समझ लेते हैं क्या, इंटेंसिटी ऑफ वेव। इंटेंसिटी ऑफ वेव क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ वेव होता है I इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम। इंटेंसिटी जो होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट ऑफ एरिया, एनर्जी पर यूनिट ऑफ एरिया, एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम, पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब I इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया इक्वेशन, I इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास यहां से, E इज एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इनटू टाइम। ये हो गया हमारे पास। अब हम अभी एक बात हम जानते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब वर्क डन, इसको अगर मैं चेंज करूं, देखिए तो एनर्जी का क्या लिखेंगे, जूल यूनिट, एरिया का तो चलिए मीटर स्क्वायर, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, और क्या जूल पर सेकेंड पावर कहलाता है। क्या, वर्क डन अपॉन टाइम। देखिए तो जूल पर सेकेंड, क्या ये पावर का फॉर्मूला है, जी हाँ बिल्कुल पावर का फॉर्मूला है। तो क्या मैं E इंटू टी के बदले पावर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो हमने लिख दिया I इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर अपॉन एरिया। और अभी अभी हमने पावर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू वी बाई 2। ये पावर का फॉर्मूला डिवाइड बाई एरिया, तो क्या ये 2a हो जाएगा,
बिल्कुल हो जाएगा। चलिए यहां से थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो क्या बनेगा देखिए, I इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, म्यू के बदले क्या मैं मास पर यूनिट एल कर सकता हूं? क्या म्यू के बदले अभी बताया म्यू क्या होता है, इज इक्वल टू एम बाई एल। यहां पे म्यू रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी नहीं है, यहां पे म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है, ये म्यू मास पर यूनिट लेंथ है। अभी हम ऑप्टिक्स पे नहीं पहुंचे हैं, अभी तो हम सिर्फ वेव्स की चर्चा कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, मास पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग में ऐसा होता है, वेव ऑन स्ट्रिंग पे हम लोग चर्चा करते हैं, कंसेप्ट वहीं से लेंगे। तो म्यू के बदले में एम बाई एल लिख देता हूं, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वी इंटू एम बाई एल डिवाइड बाई 2a। क्या यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत है इस बात में? बिल्कुल नहीं। क्या एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है? बिल्कुल होता है। तो हम इसको भी रिप्लेस कर देते हैं, आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, अच्छा v तो चलिए v रहने देते हैं, मास पर यूनिट देखिए एरिया इंटू एल वॉल्यूम, और मास अपॉन वॉल्यूम क्या होगा, क्या हमारा डेंसिटी कहलाता है? मास अपॉन वॉल्यूम क्या डेंसिटी कहलाता है? बिल्कुल डेंसिटी कहलाता है, डिवाइड बाई 2। हुआ कि नहीं हुआ ये चीज? बिल्कुल हुआ। चलिए अब यहां से आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है? क्या ओमेगा को 2 पाई बाई टी लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ओमेगा। तो चलिए इसका भी यूज कर लेते हैं, तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, 2 पाई के बदले कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर, राइट, 4 पाई स्क्वायर इंटू वी इंटू रो डिवाइड बाई 2t स्क्वायर। क्या टी स्क्वायर को मैं 1 बाई टी स्क्वायर को एफ स्क्वायर लिख सकता हूं? जी हां बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आई इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्या हो जाएगा यहां से 4 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर वी रो एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये हमारा किसका आ गया फॉर्मूला? इंटेंसिटी का आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया हमारा? ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या आ गया यहां से, इंटेंसिटी आपने देखा भी, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। आप चाहे तो कैंसिल भी कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, कर दीजिए कैंसिल यहां से, 2 1 जा 2 2 2 जा 4। तो क्या हो जाएगा यहां से, अगर हम फाइनली लिखे तो यहां से अगर मैं फाइनली लिख दूं तो क्या बनेगा, आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर ए स्क्वायर वी रो एफ स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको याद रखना है, इंटेंसिटी के लिए बहुत काम आएगा, ये बहुत ज्यादा काम आएगा ये फॉर्मूला, इसको याद रख लीजिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहां से आपसे पूछा जा सकता है, वेव ऑप्टिक्स से भी और वेव से भी, इंटेंसिटी के केस से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब इसी इक्वेशन में देखिए, क्या 2 कांस्टेंट है? जी हां कांस्टेंट है। क्या पाई स्क्वायर भी कांस्टेंट है? बिल्कुल कांस्टेंट है। क्या स्पीड ऑफ वेव किसी मीडियम में कांस्टेंट रहेगा? अगर मेरा उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, वेव वेक्टर कांस्टेंट है, वी भी कांस्टेंट रहेगा। किसी भी मीडियम का डेंसिटी भी हमारा कांस्टेंट रहेगा, और किसी भी मीडियम में हमारा फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट है। तो ये सारा डेटा कांस्टेंट है, तो यहां से I प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? भाई एम्पलीट्यूड तो चेंज होगा उसी मीडियम में। मैं जैसे मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए सपोज कीजिए इस एयर में मैंने 2 झूला झुलाया, मैंने 2 स्विंगिंग करवाया, एक का एम्पलीट्यूड 1 मीटर, दूसरे का एम्पलीट्यूड 2 मीटर। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों नहीं दिक्कत, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। क्या मैं यहां से I प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कर सकता हूं? जी हां बिल्कुल कर सकता हूं, या फिर I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर लिखा जा सकता है। ये रिलेशन आपको याद रखना है। समझ गए यहां तक इस चीज को, इंटेंसिटी तक के केस को? ये कहानी हमने वेव में क्लास 11th में, क्लास 11th में आपने ये वेव में पढ़ चुके हैं, वेव में पढ़ा जा चुका है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वेव में आप। ये हमने बस इसको रिमाइंड कर दिया आपके लिए। आप ये डेरिवेशन भले याद रखें ना रखें, ये जरूर याद रखें। कौन कौन सा कंसेप्ट? एक तो ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, ये यहां से रिजल्ट याद रखना है, और ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये 3 चीजें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप काम कर पाएंगे। ठीक है, इतना सा बात आपने याद कर लिया, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अब यहां से हम चलते हैं किस पे, अगला जो हमारा मेन टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव। किस पे चलेंगे हम लोग? इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसको कॉपी कर लीजिए आप लोग अच्छे से, और हम चलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव।
चलिए तो जानते हैं इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है? चलिए बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अभी हम वेव्स की बात कर रहे हैं, अभी हम ऑप्टिक्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अभी वेव्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये कोई एक स्ट्रिंग है, कोई एक स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग पे यहां पे एक हमने गांठ बांध दिया, यहां पे कोई पार्टिकल रख दिया, कोई गांठ बांध दिया, कुछ भी कर दिया, ऐसा है ना। बड़ा सा स्ट्रिंग ले लिया और बीच में एक गांठ बांध दिया, कहीं भी बीच में या किसी भी एक पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, इसका ये एक गांठ बांध दिया। कहीं भी, बीच से नहीं मतलब है, कहीं भी बांध सकते हैं, जरूरी नहीं कि बीच में ही हो, कहीं भी बांध दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये एक गांठ बांध दिया हमने, एक टाई कर नॉट बना दिया, ये हमने एक क्या बनाया, हमने यहां पे एक नॉट बना दिया है। अब क्या हुआ, ये ए एंड मान लीजिए और इसको मान लिया बी एंड। अब मैंने यहां से क्या किया, इस वेव इस थ्रेड को ऐसे इसमें वेव जनरेट करना शुरू किया, समझ रहे हैं, ऐसे मैंने इसमें डिस्टरबेंस दिया। तो ये क्या होता है, इसी को तो वेव जनरेट करना कहते हैं। हमने यहां से एक वेव जनरेट किया है, ये वेव यहां से एक जनरेट किया हमने, मान लीजिए एक वेव हमने इधर से जनरेट किया है, ठीक है। उसी टाइम पे किसी और आदमी ने यहां से भी एक वेव जनरेट कर दिया। मान लीजिए मेरे सामने, जैसे मान लीजिए कि दो लोग खेलते हैं ना रस्सी पकड़ के ऐसा, तो दोनों तरफ खड़े हैं और बीच में एक नॉट बांध रखा है, दोनों ने हमने डिस्टरबेंस करना शुरू किया। तो एक वेव मान लीजिए इधर से भी आ रहे हैं, ये इधर से भी एक वेव आने वाला है, ये दो वेव्स आ रहे हैं। अब इस नॉट को जो है वो कौन सा वेव मिलेगा, ये वाला वेव मिलेगा कि ये वाला वेव मिलेगा? आप कहेंगे ये नजदीक है, पहले मिलेगा। हाँ ठीक है, मिल जाएगा पहले, लेकिन इसका भी इफेक्ट तो होगा भाई। स्पीड ऑफ वेव तो दोनों पे सेम है क्या भाई? इसी मीडियम में स्पीड ऑफ वेव v तो सेम रहेगा, v तो सेम रहेगा। अगर हमने एनर्जी फ्रीक्वेंसी सेम रखा है तो v भी सेम रहेगा, है ना। हमने फ्रीक्वेंसी ओमेगा सब सेम रखा है, एफ ओमेगा के सब, लैम्डा वैम्डा सब सेम है, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड सेम है ऐसा नहीं कह रहे, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। यहां से जो वेव है इसका नाम हमने दिया y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx1, ये मान लिया हमने। पहला वेव ऐसे लिखते हैं, वेव का a साइन ओमेगा टी माइनस kx, जिसमें ओमेगा को क्या बोलते हैं, ओमेगा को बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी और k होता है वेव वेक्टर। क्या होता है हमारा ये वेव वेक्टर 2 पाई बाई लैम्डा, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। ये याद रखिएगा, k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा और ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, ये आपको याद रखना है। इसको बोलते हैं वेव वेक्टर, इसको बोला वेव वेक्टर, और ये तो आप सबको पता है क्या होता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको रब कर देता हूं यहां से, ये हमारे काम की चीज अभी नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, यहां से मैं y2 को लिख लेता हूं, ये जो मेरा y2 रहेगा इसका नाम ले लिया a2 साइन ओमेगा टी माइनस kx2, लीजिए कर लिया। अब इसमें देखिए ओमेगा ओमेगा कांस्टेंट है, सेम टू सेम है दोनों में। फ्रीक्वेंसी a1 a2 एम्पलीट्यूड अलग है, x1 x2 पोजीशंस अलग हैं, पोजीशंस अलग है, यहां से x1 यहां से x2 ऐसा पोजीशंस अलग है इसका, ठीक है। अब जब इस नॉट को हमने पूछा कि कौन सा वेव मिलेगा, अब ये वेव कहेगा इस नॉट को कि मेरे हिसाब से तुम ऑसिलेशन करो। ये वेव भी आएगा, ये बोलेगा मेरे हिसाब से करो, तो दोनों लड़ लेंगे। तो ये फाइनली कौन सा काम करेगा, तो ये जो नॉट है ये जो करेगा, यहां पे रिजल्टेंट वेव जो होगा रिजल्टेंट जो होगा वो y1 प्लस y2 होगा। क्या होगा हमारा ये y1 वेव प्लस y2 वेव होगा। क्या होगा यहां पे y1 प्लस y2, ठीक है। मतलब ये जो ऑसिलेशन करेगा, इसका जो ऑसिलेशन होगा वो y1 और y2 को मिला के होगा। ये ना तो सिर्फ y1 का लेगा और ना ही सिर्फ y2 का लेगा, ये दोनों का लेगा, ये दोनों से मिलके काम करेगा। तो दोनों से मिलके काम करेगा तो इसका कुछ अलग एम्पलीट्यूड बनेगा, ये y नेट बनेगा y1 प्लस y2। तो क्या y नेट को, y रिजल्टेंट को हम क्या लिख सकते हैं, a का नेट मतलब एम्पलीट्यूड नेट, a साइन ओमेगा टी माइनस kx। क्या यही लिख सकते हैं, क्या यही लिखेंगे, माइनस ओमेगा टी प्लस 5 ही लिखेंगे, प्लस 5 ही लिखेंगे। 5 क्यों, कुछ ना कुछ रिजल्टेंट में फेज डिफरेंस होगा, तो माइनस ओमेगा टी माइनस kx प्लस 5 लिखेंगे। बिल्कुल ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
और ऐसा ही लिखा जाएगा रिजल्टेंट वेव का इक्वेशन तो इसी फॉर्मेट में लिखेंगे sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 वाला। भाई फॉर्मेट तो वेव का यही लिखेंगे sin ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, है कि नहीं है। चलिए अब इसमें ये प्लस माइनस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं इस प्लस माइनस का। आप प्लस लीजिए माइनस लीजिए, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। इस पे डीपली क्लास 11th में आपने चर्चा किया है कि यहां पे मैं प्लस ले लूं तो क्या होगा, यहां माइनस ले लूं तो क्या होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ वेव बताने के लिए होता है और कुछ भी नहीं। तो आपने 11th में पढ़ा हुआ है। चलिए उसमें ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करना, सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए होता है। तो ओमेगा टी माइनस प्लस 5 होगा, बहुत अच्छी बात है। अब इस इक्वेशन में एक तो हमको ए नेट नहीं मालूम और ये फाई नहीं मालूम, ये दोनों अपने को निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं। ए नेट क्या होगा, ए नेट जो होगा वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है, ध्यान से स्टेटमेंट लिख लीजिए चाहे तो, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव क्या कहता है कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द इंडिविजुअल वेजेस। मतलब क्या हुआ सिंपल भाषा में कि ये एक वेव आया प्लस एक और वेव आया, ये एक और वेव आया, दोनों जुड़ेगा, दोनों सेम फेज में है, तो रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा। देखिए इसका और इसका दोनों जुड़ के हो गया, यहां पे वेक्टर बन गया। दूसरा वेक्टर एडिशन करना है, एक वेव ऐसा आया प्लस दूसरा वेव अपोजिट फेज में आ गया, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसका भी ए है ये भी ए है, तो ये दोनों जुड़ के 0 हो जाएगा, कोई रिजल्टेंट नहीं मिलेगा अगर बाकी चीज फ्रीक्वेंसी सेम है तो। तीसरा चीज मान लीजिए एक और केस, मान लीजिए थर्ड केस, एक वेव ये आया और सॉरी मान लीजिए एक वेव ये आया प्लस दूसरा वेव ये कम वाला आया, तो ज्यादा में से कम होगा, अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, होगा तो ऊपर की तरफ ही लेकिन कुछ कम हो जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, है ना। तो इसी के रूल से, इसी बेसिस पे हमारा क्या होगा, ए का वैल्यू आएगा। आप इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए इस पार्ट को अच्छे से, है ना। अभी हम लोग इसको, इस पार्ट को अच्छे से कॉपी कर लीजिए आप लोग, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो अब हम ए नेट का वैल्यू लिखते हैं, क्या होगा ए नेट का वैल्यू। तो देखिए जो ए नेट हमारा होगा, ए नेट जो होगा वो क्या होगा, A1 प्लस A2 होगा। वेक्टर में चूंकि लिखना है तो इसलिए मैंने वेक्टर में लिख दिया है, A1 प्लस A2 होगा, ये हमारा बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। मेरा चौक खत्म हो गया इसमें, अच्छा कोई बात नहीं, हम करते हैं। चलिए A1 प्लस A2 हो जाएगा यहां पे, बहुत अच्छी बात है। मान लेते हैं कि ये हमारा A1 था और मान लीजिए ये हमारा A2 था और इसके बीच में हमने मान लिया थीटा एंगल। क्या मान लिया हमने इसके बीच में, थीटा एंगल, ठीक है। अब यहां से ए नेट अगर मैं, अच्छा तो इन दोनों का रिजल्टेंट बाय द पैरेललोग्राम लॉ आपको पता है वेक्टर से, क्योंकि वेक्टर एडिशन करना है, तो क्या ये अगर आप देखें तो क्या ये हमारा ए नेट होगा, हाँ जी बिल्कुल होगा। क्या यही ए नेट कहलाएगा, हाँ। और क्या इसको मैं बोल दूं फाई, फेज डिफरेंस बोल दूं इसको फाई, हाँ बिल्कुल बोल देते हैं, ठीक है। फाई देखिए यहां से रिजल्टेंट का एंगल A1 के साथ है, थीटा क्या है, A1 और A2 के बीच का डिफरेंस, बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। तो चलिए यहां से अगर मैं अब ए नेट निकालूं तो ए नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है ए नेट का स्क्वायर अगर मैं कर, चलिए ए नेट निकालेंगे तो वेक्टर लॉ से A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस और दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो क्या कॉस थीटा यही होगा, बिल्कुल होगा, जानते हैं। इसी चीज को अगर मैं ऐसा कर दूं, ए नेट का स्क्वायर कर दूं, तो क्या ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा होगा, हाँ बिल्कुल सही है। यहां तक ये बात तो समझ में आ गया सर, आपने बता दिया, ठीक है। अब इसका क्या करें, देखिए ये एम्पलीट्यूड आया है किसका, रिजल्टेंट का, कौन से केस में, इंटरफेरेंस हो रहा है यहां पे, इंटरफेरेंस हो रहा है यहां पे, इसका, ये इसका एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड है वो ये कितना ऊंचा नीचे जाएगा उसकी बात कर रहे थे हम लोग, याद है ना। ये कितना, जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक पार्टिकल है, एक वेव ये आया, दूसरा वेव ये आया, इस दोनों को मिला के ये क्या काम करेगा, एक यहां से एक नया वेव चला,
मैं इसको समझाता हूं आपको कैसे होगा, कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये बात समझ में आ गया। अब अपने को इसमें और अननोन चीज क्या था, फाई। देखिए इसका वैल्यू तो आ गया, क्या ये आ गया। अब क्या है फाई, तो चलिए फाई भी निकाल लेते हैं, हम यहां निकाल देते हैं फाई आपके लिए, है ना। चलिए हम फाई का वैल्यू यहां निकाल देते हैं आपके लिए अभी, आई होप कि दिख रहा होगा। चलिए तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, टेन फाई हमको फॉर्मूला पता है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ये हम वेक्टर के फॉर्मूले से जानते हैं। बी कौन सा होता है, इसमें किसके साथ फाई बन रहा है, ए वन के साथ, तो बी कौन होगा, ए टू बी साइन थीटा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, ए वन प्लस ए टू कॉस थीटा, ये हमारा टेन फाई का वैल्यू होगा। ये आपको याद रखना है, ये हम वेक्टर से जानते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये जो टेन फाई होगा इसका डायरेक्शन मिल गया ना, इस ए नेट का डायरेक्शन मिला कि नहीं मिला, टेन थीटा हमको डायरेक्शन ही देता है, तो टेन फाई से हमको क्या मिल जाएगा, ए नेट का डायरेक्शन, और ए नेट का वैल्यू कहां से मिला, यहां से मिला। यहीं से देखिए ये तो छोड़िए, यहां से अपने सारे इंटरफेरेंस की कहानी बनेगी अभी, और इसी को करते करते हम YDSC पे पहुंच जाएंगे बातों बातों में, आपको पता भी नहीं चलेगा। यहीं से ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, यही इक्वेशन हमको लेके जाएगा YDSC पे, और यहीं से हमारा क्वेश्चन भी बनता है। यहीं से अभी हम इसमें बहुत सारी चीजें बात करेंगे, इसमें कैसे कैसे कंडीशंस बनते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के बारे में। तो इसको ये चीज अगर समझ में आ रहा है ना क्या चीज है, तो YDSC समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो चलिए ए नेट इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस 2a1 a2 cos फाई हो गया, हुआ कि नहीं हुआ बोलिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, एक रिजल्ट तो मेरे पास ये हो गया, दूसरा रिजल्ट हमारे पास ये हो गया, ठीक है। मैं इसको भी रब कर देता हूं, इसकी जरूरत खत्म हो गई, अपन इक्वेशनल पार्ट पे आते हैं। चलिए ये रखते हैं, इसका y1 था ना हमारा, y1 इज इक्वल टू क्या था, a1 साइन ओमेगा t माइनस के x1, ठीक है। चलिए अब यहां से आगे एक और चीज निकालते हैं, पाथ डिफरेंस। क्या निकालते हैं हम लोग, पाथ डिफरेंस। तो चलिए अब पाथ डिफरेंस पे बात कर लेते हैं। तो क्या होगा हमारे पास कि फेज डिफरेंस, अब देखिए मैं फेज बोल रहा हूं, ये पाथ है, पाथ फाइनली निकालेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं इसको फेज डिफरेंस से। तो ये नहीं कि मैं गलती से फेज पाथ कर दिया, नहीं, पाथ डिफरेंस ही निकाल रहे हैं फेज डिफरेंस के मेथड से जरिए। तो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होगा कि kx2 माइनस kx1, यही होगा फेज डिफरेंस। कोई दिक्कत इस बात में, ओमेगा 1 ओमेगा टी, तो देखिए ओमेगा टी तो कांस्टेंट ही है, तो kx2 माइनस kx1 यही फेज डिफरेंस हुआ, बिल्कुल हुआ। यहां से फेज डिफरेंस को मैं फाई लिख देता हूं, डेल्टा फाई लिख देता हूं, इज इक्वल टू के कांस्टेंट ले लिया, क्या x2 माइनस x1 लेंगे, हाँ जी बिल्कुल लेंगे। यहां से आगे चलते हैं, डेल्टा फाई लिख दिया, क्या k को मैं 2 पाई बाई लैम्बडा लिख सकता हूं, जी बिल्कुल। और क्या x2 माइनस x1 को मैं डेल्टा x लिख लूं, क्या जी लिख सकता हूं। देखिए डेल्टा x जो यहां है हमारा, x क्या यहां से यहां गया, ये यहां से यहां गया, x मेरा यही है, ये पाथ डिफरेंस क्या हो गया हमारा, x2 माइनस x1 पाथ डिफरेंस। देखिए यहां से यहां गया मान लिया x1, यहां से यहां आया मान लिया x2, ये क्या हो गया पाथ डिफरेंस, क्या हो गया मेरा ये पाथ डिफरेंस। तो ये जो डेल्टा x है इसी का नाम है पाथ डिफरेंस। क्या नाम है इसका, पाथ डिफरेंस। तो यहां से अगर मैं डेल्टा x निकालूं तो क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 पाई, लैम्डा बाई 2 पाई है कि नहीं है, इंटू डेल फाई, यही होगा हमारा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू। एक ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, 3 फॉर्मूले हो गए हमारे पास, बहुत अच्छी बात है, 3 फॉर्मूले आप जान चुके हैं, ठीक है। अब इसको हम एक दूसरे तरीके से आपको और समझाते हैं। ये 3 फॉर्मूले आपको समझ में आ गया क्या होता है ना। फिर यहां से भी हम इसका और इस्तेमाल करेंगे। मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर ले, मैं इस डायग्राम को रब कर रहा हूं, इसको दूसरे तरीके से बुक्स में कैसे दिखाते हैं वो बताता हूं। चलिए देखिए क्या होता है, मान लीजिए ये एक पाथ, सेम चीज मैं बोल रहा हूं, वही रोब वाली बात दूसरे तरीके से बोल रहा हूं जो आपके बुक्स में होता है। बच्चे बोलते हैं ना कि बुक में ऐसा नहीं है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। सेम चीज, यहां से एक वेव आया और इस वेव का नाम दिया y1, यहां से एक वेव आया, इस वेव का नाम दिया y2, दोनों इस पॉइंट पे मिला और यहां से एक तीसरा वेव चला y3। तो y3 ही मेरा क्या है, जो रिजल्टेंट वेव हमने y1 y2 तो समझ में आ गया आपको क्या है y1 y2, ये पहला, ये y2 और ये y3 ही हमारा क्या था, ए नेट सब।
साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही था हमारा वाई नेट। और यही y1 y2 तो बताया था क्या था। तो इसी वेव के बारे में, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड का रिलेशन ये बनेगा, ये जो रिजल्टेंट वेव है उसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया, ए नेट, ये हो गया। डायरेक्शन क्या हुआ, ये हो गया। पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स क्या हो गया, ये हो गया। आया समझ में, पाथ डिफरेंस इन दोनों का, ये पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स हो गया। यहां तक समझ गए आप? चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक समझ गए तो इसको कॉपी कर लीजिए और चलते हैं इससे आगे की बात पे। चलिए तो अगली बात करते हैं। अब हमारे पास क्या है कि ए नेट इज इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये हमारे पास है। बहुत अच्छी बात है। और हमने ये चीज अभी अभी इंटेंसिटी डिराइव किया था और हमने दिखाया था कि ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट। तो I इज इक्वल टू के ए स्क्वायर, अभी अभी समझाया था आपसे, बिल्कुल समझाया था। क्या मैं यहां से ए स्क्वायर के बदले I इक्वल टू के ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर के बदले क्या मैं I बाई के लिख सकता हूं? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं। वही काम करते हैं, ए नेट स्क्वायर के बदले क्या लिखेंगे, आई नेट बाई के लिख सकते हैं, बिल्कुल। a1 स्क्वायर के बदले i1 बाई के, a2 के बदले i2 बाई के, है कि नहीं है? और 2a1 a2 है यहां पे। तो देखिए a1 के यहां से क्या होता है भाई, a के बदले क्या होगा, रूट ओवर a के बदले क्या होगा, देखिए यहां से मेरे पास क्या है कि के ए स्क्वायर, यही है, इज इक्वल टू आई। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आई बाई के, तो a इक्वल टू रूट ओवर आई बाई के होगा, रूट ओवर आई बाई के। तो प्लस 2 इंटू रूट ओवर आई वन बाई के इंटू रूट ओवर आई टू बाई के कॉस फाइव। क्या यही बनेगा रिलेशन? कोई कंफ्यूजन इस बात में? चलिए, क्या यहां से ये के और ये के रूट से निकल के के बनेगा, इसको मैं मार सकता हूं? ये रूट से निकल के के क्या बनेगा, के स्क्वायर बनेगा, के इंटू के स्क्वायर, और बाहर निकल के क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। तो के क्या यहां से कैंसिल हो सकता है? बिल्कुल। तो रिजल्टेंट क्या बना, आई नेट इज इक्वल टू i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 cos फाइव, यही बना इंटेंसिटी। बिल्कुल, ये इंटेंसिटी किसका है, रिजल्टेंट वेव का, जो अभी यहां से आया था ना, ये वाला और ये वाला मिलके। तो ये जो नया वाला वेव है y3, इसका इंटेंसिटी है ये। समझ में आ गया यहां तक? ये इसका इंटेंसिटी है। तो एक और फॉर्मूला आ गया हमारे पास, देखिए यहां तक का फॉर्मूला आपके पास था, ये 4 फॉर्मूले पहले से ही थे, ये 5वां आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां से जो आगे हम चर्चा करते हैं वो चर्चा ये है कि हमारा जो इंटरफेरेंस हो सकता है वो कितने टाइप का हो सकता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक होता है क्या हमारा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी अभी बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में, एक ये वेव आया और दूसरा ये वेव आया, दोनों मिलके ऐसा हो गया, तो ये हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और एक केस क्या बताया कि एक वेव ऐसा आया और दूसरा वेव कुछ ऐसा आया, दोनों मिलके हो गया 0, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये कंडीशन में क्या होगा, ये कंडीशन में क्या होगा, इसी पे हम लोग कुछ रिलेशन करेंगे कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में, कुछ अभी केसेस करेंगे। इन सबको एक बार आप लिख लीजिए और यहां से हम लोग चलेंगे अब क्या, टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस, कौन कौन सा, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इसको कॉपी कर लीजिए। तो चलिए अब टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस में बात कर लेते हैं। तो 2 टाइप का इंटरफेरेंस हो सकता है हमारे पास, कौन कौन सा, एक तो होगा कंस्ट्रक्टिव और दूसरा इंटरफेरेंस कैसा हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव। कैसा हो सकता है हमारा ये, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब इन दोनों पे चर्चा कर लेते हैं किसमें क्या होगा। तो चलिए बहुत अच्छी बात है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव में हमारा क्या होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए। तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए नेट इज इक्वल टू मैक्सिमम होना चाहिए, और आई नेट भी, इंटेंसिटी भी कैसा होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में कैसा होना चाहिए, ए नेट इज इक्वल टू मिनिमम होना चाहिए, और आई नेट भी, इंटेंसिटी भी कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये तो कंडीशन पता चल गया। डिस्ट्रक्टिव में क्या हो गया था, याद है ना, अभी फिर से बता रहा हूं, ये प्लस
ये कर लिया तो क्या हो गया रिजल्टेंट में, ये हो गया कंस्ट्रक्टिव, और डिस्ट्रक्टिव में क्या हो गया, ये प्लस ये कर दिया तो कैसा हो गया हमारे पास जी, मतलब यहां पे कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया मिनिमम हो गया, और इसमें मैक्सिमम होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव में, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को मैक्सिमम होना है, ध्यान दीजिएगा यहां पे अगर इस इक्वेशन को मैक्सिमम होना है तो क्या ये cos फाई ही वो फैक्टर है जो इसके वैल्यू को चेंज कर रहा है? भाई a1 भी कांस्टेंट, a2 भी कांस्टेंट, 2a1 a2 भी कांस्टेंट, तो क्या ये cos फाई ही वो फैक्टर है जो इसके वैल्यू को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम? जी हां। तो अगर इसको मैक्सिमम होना है तो cos फाई को मैक्सिमम होना पड़ेगा, और जो कि 1 होता है, राइट। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, और अगर इसको मिनिमम होना है तो cos फाई को कितना होना पड़ेगा 0। cos थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 जी नहीं, cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो इसको -1 होना पड़ेगा, है ना। इसको क्या होना पड़ेगा cos, इसको कितना, इसको मिनिमम होना पड़ेगा, और मिनिमम कितना होता है -1 होता है। ये समझ में आ गया? तो मतलब यहां से cos फाई इज इक्वल टू 1 होगा। समझ में आया ये चीज? तो चलिए, अगर cos फाई 1 होगा, इसको अगर मैं 1 पुट कर दूं देन, तो देखिए क्या बनेगा, देन हमारे पास a नेट क्या बन जाएगा, देखिए तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्या यही बनेगा? क्योंकि cos फाई तो 1 हो चुका है, तो क्या इसको मैं a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या, अच्छा यहां से अगर मैं एक कंडीशन कह दूं कि इफ a1 इज इक्वल टू a2 है, इफ a1 इज इक्वल टू a2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा मेरे पास a1 a2 इक्वल टू a कर लेते हैं, तो a प्लस a 2a का स्क्वायर, तो a नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2a नेट इज इक्वल टू 2a का स्क्वायर बोले तो 4a स्क्वायर, यही होगा, यही होगा, बिल्कुल होगा। सिमिलरली यहां देख लीजिए क्या होगा, a नेट की अगर मैं बात कर लो तो क्या हो जाएगा a1, देखिए a1 प्लस a2 क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस 2 a1 a2 और cos फाई के बदले -1। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो हमें ऐसा मिला a1 प्लस a2 माइनस 2a1 a2, क्या यही बनेगा? क्या इसको मैं a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल। अगेन इफ a1 इज इक्वल टू a2 इक्वल टू a, देन क्या बनेगा, देन हमारा a नेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए तो a माइनस a 0 बनेगा। डिस्ट्रक्टिव देखिए 0 बना कि नहीं बना? अगर सेम वाला ले ले तो समझ में आया ये चीज क्या है? कोई कंफ्यूजन यहां तक की बातों में? ये एम्पलीट्यूड के साथ हमने काम कर लिया। अब सेम काम मैं इसको देखिए, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूं ज्यादा नीचे, क्योंकि आपको दिखे नहीं दिखे कैमरा में, इसलिए मैं इसको रब करके अब इंटेंसिटी वाला काम करूंगा। मैं इंटेंसिटी वाला तो यहां कर भी सकता हूं, चलिए अच्छा मैं इंटेंसिटी वाला भी अलग से ही करूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं इसको रब कर रहा हूं, आप इसको कॉपी कर लीजिए। मैं इंटेंसिटी वाला भी काम मैं क्या करूंगा, इसके साथ ही करूंगा, ठीक है, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब देखिए इंटेंसिटी की बात कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड का काम हो गया, अब इंटेंसिटी देख लीजिए। फिर से इंटेंसिटी क्या होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव में, आई मैक्स होना, आई नेट इज इक्वल टू कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और मैक्सिमम चलिए बहुत अच्छी बात है, और मैक्सिमम होने के लिए क्या चाहिए हमको, cos फाई इज इक्वल टू 1 चाहिए। तो आइए इंटेंसिटी के फॉर्मूले पे, क्या आप ये सारा टेबल एक साथ ही लिखिएगा पूरा पेज में, है ना। तो आई नेट इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखिए तो i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 प्लस 2 रूट i1 i2, यही बनेगा, क्योंकि cos फाई को हमने 1 डाल दिया। और यहां पे क्या बन जाएगा, आई नेट को मिनिमम चाहिए, आई नेट मिनिमम चाहिए, तो इसके लिए cos फाई कैसा होना चाहिए -1। तो पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा, आई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट i1 i2, यही होगा। आप देख सकते हैं, क्योंकि cos फाई के बदले -1 पुट करेंगे। क्या इसको मैं लिख सकता हूं रूट ऑफ i1 प्लस रूट ऑफ i2 का होल स्क्वायर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देख लीजिए,
आई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है। तो क्या मैं यहां पे आई नेट इज इक्वल टू i1 का रूट माइनस i2 का रूट का होल स्क्वायर लिख सकता हूं? जी हां, बिल्कुल लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? इसके बाद अगला केस क्या था? कंडीशन कि इफ सॉरी i1 इक्वल टू i2 कब बनेगा? जब a1 इक्वल टू a2 होगा तो i1 इक्वल टू i2 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो i1 इक्वल टू i2 पुट कीजिए, तो इसके बदले क्या हो जाएगा हमारे पास? ध्यान से, इसके बदले क्या हो जाएगा? i1 इसके बदले मतलब इक्वल टू i कर लीजिए, तो रूट ऑफ i प्लस रूट ऑफ i, तो क्या बन जाएगा? i प्लस आई एम सॉरी, तो क्या बन जाएगा? i प्लस i, 2i प्लस 2i स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 4i। सॉल्व कर लीजिए यहीं से डाल के, कहीं से भी क्या बनेगा? 4i बन जाएगा। यहां पे डालिए कंडीशन कि अगर i1 इक्वल टू i2 इज इक्वल टू i हो जाएगा तो क्या बनेगा? i प्लस i, 2i और माइनस 2i, तो इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा? इक्वल टू 0। समझ में आ गया इंटरफेरेंस का भी केस? ये समझ में आ गया इंटरफेरेंस का क्या होता है? ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो फॉर्मूलेज बन रहे हैं, ये जो कंडीशन बन रहा है, ये कंडीशन आपको याद रखना है। इस कंडीशन का यूज होता है क्वेश्चन में, क्योंकि इस पे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ये कंसेप्ट यूज होगा क्वेश्चन में कई बार, ताकि आपका सॉल्यूशन निकले। तो ये सब आपको याद रखना है, बहुत अच्छे से याद रखना है। अगर ये याद है तो YDSC का जो वेव ऑप्टिक्स से जो क्वेश्चन आने वाला है, ये सब चीजें अगर क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, है ना। हम करेंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस। यहां तक समझ में आ गया इस बातों का? चलिए अब हम आते हैं पाथ डिफरेंस वाली कहानी पे, वहां आ जाइए। इसको फिर मैं रब कर देता हूं और चलते हैं हम लोग पाथ डिफरेंस वाली कहानी पे। चलिए ओके, चलिए वही कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव ही है हमारा, यहां पे अभी वही सीरीज चल रहा है, उसी में लिखना है कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, वही चीज चल रहा है, टेबल उसी को लिखना है। हमने याद कीजिए क्या निकाला था? डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही निकाला था हमने, यही हमने निकाला था, है कि नहीं है? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा फाई, याद है? फेज डिफरेंस हमने निकाला था, बिल्कुल निकाला था। चलिए अब कंस्ट्रक्टिव के लिए हमने क्या देखा कि कॉस फाई कैसा होना चाहिए भाई? 1। कंस्ट्रक्टिव के लिए, फॉर कंस्ट्रक्टिव जो हम बात कर रहे थे, फॉर कंस्ट्रक्टिव कॉस फाई कैसा होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और कॉस फाई 1 कब कब होता है? या तो 0 पे, या 2 पाई पे, या 4 पाई पे, या डॉट 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 6, ऐसे अपन n पाई पे बोल सकते हैं, n पाई पे, राइट? n पाई पे होता है। cos 0 का वैल्यू, cos का वैल्यू 1 कब होता है? cos 0 1, है ना। फिर cos, फिर 2 पाई 361 होता है ना भाई, यही होता है ना, यहां से चला, यहां से चला, फिर यहां से 1 होता है, तो ये 362 पाई तो हुआ, फिर यहां चलता है, फिर यहां पे 1 होता है। हम -1 की बात नहीं कर रहे हैं, 1 की बात कर रहे हैं। तो 1 कहां कहां हुआ? यहां होता है, ये हो गया ना 0, ये क्या होता है? ये होता है पाई बाई 2, ये कितना हो गया हमारा? ये हो गया पाई, ये कितना हो गया? 3 पाई बाई 2, और ये कितना हो गया? 2 पाई, फिर क्या हो गया? फिर से ये पाई बाई 2, ऐसे करके चलते रहते हैं अपन, है कि नहीं है? आया समझ में चीज? तो हमारा ये कहां कहां होता है? 0 पे, 2 पाई, 4 पाई, n पाई, यही होता है हमारा। cos 180, cos 80 का वैल्यू, आई मीन सॉरी, cos थीटा का वैल्यू 1 कब कब होता है? यहां, सॉरी यहां हो गया 0 हुआ, ये cos का तो यहां से स्टार्ट होता है ना, आई एम सॉरी, cos का यहां से स्टार्ट होता है, ये तो साइन का ग्राफ बन गया, ये होता है cos का ग्राफ, यहां से ये होता है cos 0 का 1, देखिए 0 से फिर क्या हो गया मेरे पास? ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, और ये क्या हो गया? 2 पाई, सॉरी ये होता है 2 पाई, ये हो गया 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, और ये 2 पाई, यही तो होता है सीरीज हमारा, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, चलिए तो यहां तक समझ गया, ये मेरे पास 0, 2 पाई, 4 पाई, n पाई तक हमारा ये जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहां से अगर मैं बात करूं तो देखिए cos फाई का वैल्यू, यहां पे फाई के बदले अपने को क्या क्या चाहिए? ये, और इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं? 0 लिख सकते हैं। इसके बदले हम क्या लिख दें? 0 लिख दें, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू, अगर मैं 0 रख दूं तो डेल्टा एक्स कितना आएगा? डेल्टा एक्स इक्वल टू 0 आएगा।
राइट। अब इसी को इक्वल टू में किसके बराबर, चलिए ये इक्वल टू 0 रखा तो एक्स के डेल्टा एक्स कितना आया 0। अब मैं इसी को कितना रखता हूं 2 पाई रखता हूं, ध्यान से देखिएगा तो 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ गया लैम्डा। फिर मैं इसी को रखता हूं 4 पाई, ध्यान से देखते जाइए 4 पाई तो 2 2 जा 4 पाई तो क्या बनेगा डेल्टा एक्स इक्वल टू 2 लैम्डा। देखिए लैम्डा था अभी कितना बनेगा 2 लैम्डा। फिर 4 पाई के बाद कौन सा आएगा 6 पाई, तो इसी को रखिए 6 पाई, 6 पाई रखा तो 2 से 3 बन गया 3 लैम्डा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना आ गया 3 लैम्डा। डॉट 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 एन लैम्डा तक जाएगा कि नहीं जाएगा, एन लैम्डा तक जाएगा कि नहीं जाएगा, अगर मैं एन रखूं तो बिल्कुल जाएगा। तो अगर अपने को इससे क्या समझ आया, इससे समझ आया कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस, देखिए पाथ डिफरेंस मस्ट बी एन लैम्डा। देखिए तो और एन इज इक्वल टू 1 2 3 जीरो से लेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 एन तक। देखिए तो 0 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस चाहिए तो पाथ डिफरेंस यही होना चाहिए, इसी सीरीज में होना चाहिए। ये चीज समझ में आ गया कैसे निकाला हमने फेज डिफरेंस, हमने ये निकाला था फेज डिफरेंस, यहां से पाथ डिफरेंस का काम हमने फेज का वैल्यूज पुट करना शुरू किया। कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या cos phi 1 होना चाहिए, phi 1 मतलब 0 कितना होना चाहिए बताइए, या तो 0 या 2 पाई या 4 पाई, ऐसा केस बन गया हमारे पास। समझ गए इस बात को। चलिए अब अगर अपन डिस्ट्रक्टिव के लिए बात करें, सेम चीज अगर अपन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए करें, सेम चीज कर रहे हैं तो क्या बनेगा भाई, डेल फाई फॉर्मूला तो वही था हमारे पास, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, यही था फॉर्मूला। फिर यहां पे फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या होना चाहिए, cos फाई इज इक्वल टू -1 होना चाहिए। और -1 कब कब होता है देख लीजिए फिर से, -1 कब कब होता है, ये cos का ग्राफ है और ये हमारा -1, ये होता है 0, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है कितना पाई। cos 180 पे -1 हुआ तो अगला कब होगा, 180 के बाद भाई ये 180 हुआ, 180 बोले तो पाई पे होगा, अगला कौन सा होगा 3 पाई पे होगा, क्योंकि 2 पाई पे तो देखिए 2 पाई पे क्या था, 2 पाई पे तो 1 था, अगला किस पे होगा 3 पाई पे होगा, अगला किस पे होगा 5 पाई पे होगा। तो यहां से जो हमारे पास केस बना वो ऐसा बना कि क्या होना चाहिए, cos फाई इक्वल टू -1 होना चाहिए। और ऐसा कब होता है, जब फाई इज इक्वल टू क्या हो, या तो 3 कितना था मेरे पास यहाँ पे, ये 0 पाई बाई 2 और पाई, या तो ये पाई हो या फिर 3 पाई हो या फिर 5 पाई हो या फिर 7 पाई हो, और ये 3 2 1 3 5 7 क्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 2n प्लस 1 पाई हो। ऑड नंबर का फॉर्मूला क्या होता है 2n प्लस 1, और n इज इक्वल टू कहां से शुरू करते हैं 0 से, n इज इक्वल टू कहां से शुरू करते हैं 0 से शुरू करते हैं, जहां पे n इज इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट n तक है कि नहीं है। समझ में आ गया यहां तक क्या हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर ऐसा है कि फाई इक्वल टू पाई है तो इसको पाई डाल दीजिए, तो क्या बनेगा डेल्टा फाई के बदले पाई डाल दिया, इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। देखिए पाई ने पाई को मार देना है, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2। तो पहला डिस्ट्रक्टिव कहां बना लैम्डा बाई 2 पे। फिर से क्या करेंगे, इसको पाई हटा के अब कितना डाल दे 3 पाई डाल दें, पाई ने पाई को मार दिया तो क्या बनेगा यहां से कॉमा, देखिए 3 लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2। सिमिलरली क्या डालेंगे 5 लैम्डा, तो क्या बन जाएगा 5 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट n लैम्डा बाई 2, बनेगा कि नहीं बनेगा। और n लैम्डा बाई 2 लेने से बेटर है कि आगे करते करते हम कहां तक चले जाए, डॉट 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 ऑड नंबर का फॉर्मूला 2n प्लस, चलिए लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, n लैम्डा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पे पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 लिख सकता हूं क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। और n को स्टार्ट कहां से करना है 0 से, कहां से स्टार्ट करना है 0 से। इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है डेल्टा एक्स इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, लेकिन यहां पे n स्टार्ट कहां से होगा, यहां पे n 1 से स्टार्ट होगा, यहां पे n ये 0 1 2 डॉट डॉट n तक था और n इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट होगा, ये 1 2 3 डॉट डॉट n तक जाएगा। आप कोई सा भी याद कर सकते हैं। और यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया हमारे पास डेल्टा
x इज इक्वल टू n लैम्डा और n इज इक्वल टू 0 1 डॉट 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 लिखा हुआ है। ये समझ में आया पाथ डिफरेंस का केस। यही फॉर्मूला हम जब YDAC कर रहे होंगे वहां पे हम सिर्फ इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे यहां से। लेकिन ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला n लैम्डा आया कहां से, वहां हम बोलेंगे कि हम जानते हैं एट दैट पॉइंट व्हाट आई विल से कि वी नो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी हैव दिस रिलेशन, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वी हैव दिस रिलेशन, दैट आई विल यूज देयर। देन यू विल थिंक ओके ये तो हम जानते नहीं, कहां से जानते, नहीं जानते, तो हम यहां से जानते हैं कि कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस 2n - 1 लैम्डा बाय 2 या 2n + 1 लैम्डा बाय 2। अकॉर्डिंगली n = 0 n = 1 से स्टार्ट करेंगे। ये यहां से जानते हैं। और ये है इंटरफेरेंस ऑफ वेव। इसमें आपने क्या क्या सीखा, एक तो ये फॉर्मूला आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट था, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस फॉर्मूले पे बेसिस भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंटेंसिटी का। फिर ये 4i हमने निकालना सीखा, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी का रिलेशन सीखा, और इंटरफेरेंस में हमने कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, पाथ कंडीशन फॉर द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड कंडीशन फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जाना इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस। इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस इतनी सारी बात हम जान चुके हैं। और अगर ये कंसेप्ट आपका हर चीज क्लियर है तो बिलीव में इसके आगे वेव ऑप्टिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी फिजिकल ऑप्टिक्स में आपको दिक्कत नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स तो आप रे ऑप्टिक्स पहले से जानते हैं, फिजिकल ऑप्टिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेव ऑप्टिक्स का ही दूसरा नाम फिजिकल ऑप्टिक्स भी है, तो इसमें कंफ्यूज ना हो कहीं भी, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हम लोग फिजिकल काम भी करेंगे। यहां पे अपन देखते हैं कि इसका मतलब वेव नेचर जो होता है, पार्टिकल नेचर के बारे में भी डिस्कस होता है, वेव नेचर के बारे में भी। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अभी हमने वेव स्टार्ट नहीं किया है, ये 11th का पार्ट है, वेव ऑप्टिक्स नहीं स्टार्ट किया, ये वेव है। ये जो हमने पढ़ा ये क्लास 11th का वेव का एक टॉपिक है, इंटरफेरेंस ऑफ वेव, दैट्स इट। लेकिन इसको जाने बिना वेव ऑप्टिक्स जानना असंभव है, तो इसलिए मैंने कोई शॉर्टकट नहीं किया। इस पूरे कहानी को आप रट लीजिए, समझ लीजिए, इंपोर्टेंट रिजल्ट्स, और ये जो हमने टेबल बनाया है इस टेबल को समझ लीजिए। अगर ये क्लियर है आपका, काम आगे का आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, अगला क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे वेव ऑप्टिक्स से फिर से, है ना। यहां इंटरफेरेंस के काम कर लीजिए आप लोग। इसके इन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, मैं जो करवाऊंगा, या फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम लोग यंग डबल YDAC को साथ में लेके करेंगे, क्योंकि उसके साथ पूछा गया ये क्वेश्चन, तो YDAC के साथ ही इन पे क्वेश्चंस करेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस 11th वाले नहीं कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा टाइम सेव कर रहे हैं। लेकिन इतनी कहानी आपको जरूर याद होना चाहिए। और यहां तक पढ़ने के बाद, और आप फिर से मैं कहता हूं कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तो एक ही फ्लो में पूरा वीडियो देख लिया करो, रुक रुक के देखोगे बाद में उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, है ना। तो चलिए ठीक है, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए, सबका ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच।